So I got a fair view of whatever you've done so far, है ना? Today's class is really important, and I'm happy that all of you are attending it. आज की class में it's going to be a culmination, sort of a conclusion of whatever we have learned for RCs in terms of analyzing RCs, right? हमने जब RCs को analyze करना शुरू किया, we started with sentences first, है ना? We started actually with words first. Then we moved on to sentences. Then we moved on to tone and purpose. Then we moved on to finding the main point of a para. राइट इन सब में हमने कुछ टूल्स सीखे हैं. पहला टूल्स मतलब हमने सीखा है कि वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी चाहिए. हम मीनिंग एग्जैक्टली वर्ड का नहीं भी पता हो तो हम गेस कर लेंगे कि बेसिस व्हाटएवर इज गिवन क्या मीनिंग होगा और आगे बढ़ेंगे. हम एक वर्ड के पीछे एकदम खुद को पागल नहीं करेंगे. राइट दूसरा, एंड वी वोंट एसोसिएट कि मुझे वर्ड नहीं समझ रहा तो मुझे सेंटेंस नहीं समझ रहा तो मुझे पैराग्राफ नहीं समझ रहा. नहीं, पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. राइट फिर सेंटेंसेस में हमने ये भी सीखा कि सेंटेंस लैडरिंग क्या होता है. हमने सीखा मॉडिफायर क्या होता है. राइट दीज आर द टू फ्रेमवर्क्स वी लर्न कि मॉडिफायर्स कट करो, मतलब सेंटेंस में दिया हुआ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शंस वो कट करो, है ना, एंड स्टिक टू द मेन थिंग दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. एंड बेसिस दैट सेंटेंस लैडरिंग करो कि कौन सी सेंटेंसेस एग्जांपल्स जस्टिफिकेशन रीआइट्रेशन कॉन्टेक्स्ट है उनको हटाओ, जहाँ पे ऑथर का ओपिनियन आ रहा है, कोई कंक्लूजन आ रहा है ना, तो वो मेन बात होती है. ये हमने एक चीज सीखी. एंड वहीं से हमने सीखा कि हम कैसे टोन और पर्पस फाइंड करते हैं. हमने लिस्ट ऑफ टोन्स और लिस्ट ऑफ पर्पसेस देखी थी जिससे हम एक आरसी को या पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं. नाउ इन टुडे एंड लास्ट क्लास में अबाउट फाइंडिंग द मेन पॉइंट ऑफ अ पैरा, जहाँ पे पैरा वाइज हमने कंक्लूड किया. राइट नाउ स्टेज वाइज इन सब चीजों को सीखने का पर्पस ये था कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि इट इज नॉट अबाउट टाइम. मैंने बोला ना कि इनिशियली तुम आरसीज में टाइम मत देखो, एक्यूरेसी देखो कि कितना अच्छे से तुम उसको डाइसेक्ट करके कंक्लूड कर पा रहे हो. इनफैक्ट मंडे और ट्यूसडे, मंडे और वेडनेसडे, कमिंग मंडे और वेडनेसडे को जो हमारे वीआरसी के डाउट क्लासेस है उसमें भी मैंने टारगेट्स तुमको इस तरीके से दिए है कि तुम रोज दो दो आरसी करोगे तो भी चलेगा. दोनों आरसी को आधा आधा घंटा देके 1 घंटा लगाओ तो भी चलेगा. इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट यू गेटिंग इट राइट, है ना. तो नाउ वी आर एट अ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन वेयर हम आरसीज को भी कंक्लूड कर रहे हैं. गोइंग अहेड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अज्यूमिंग कि तुम्हें आरसीज एनालाइज करना आता है. राइट और तुम वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर कर पा रहे हो. इवेंचुअली वी हैव टू गेट इट 5 to 7 मिनट्स मार्क, बट एटलीस्ट अभी 30 मिनट से 15 मिनट्स, 15 मिनट से 7 मिनट्स तुम आने लगे हो, ऐसा मैं अभी अज्यूम करने लगूंगी, बिकॉज यू शुड हैव प्रैक्टिस इनफ आरसीज बाय नाउ. एंड इवन इफ नॉट दैट, मैं तुम्हें टारगेट्स दे रही हूँ, टारगेट्स अगर तुम मीट कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. तो मेक श्योर वैसे भी अभी भी तुम्हारे पास सैटरडे और संडे 2 दिन बचे हैं, जो भी 10 आरसीज है वो सारे कर लो. आई एम टेलिंग यू दैट डाउट क्लास इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर एंड इट विल contribute to your VARC top to bottom in such a crisp manner कि तुमको ना आरसीज में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव डन दोस आरसीज. पहले खुद करो, सही करो, गलत करो, तो तुम्हें याद रहेगा कि यार मैंने कौन सी चीज कैसे समझी थी. और अगर तुमने बहुत पहले कर लिया है तो क्लास से पहले एक बार देख के आना, क्लास से पहले एक बार देख के आना कि मैंने क्या कैसा एनालाइज किया था, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलने लगूंगी. राइट तो मैं डायरेक्टली तुम्हें सिखाने लगूंगी तो तुम्हें लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि मैंने सेम सोचा था या मैंने गलत सोचा था, मैंने जो सोचा मैंने क्यों सोचा और मैम ने क्या सोचा. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट हमने जो मेन पॉइंट ऑफ पैरा में सीखा था उसी का एक्सटेंशन है आज फाइंडिंग द क्लेम सेंटेंस. व्हाट इज क्लेम सेंटेंस? क्लेम सेंटेंस मींस व्हाट इज द ऑथर trying to claim in the passage. तुम्हारे पैसेज में ये ऑथर क्लेम क्या कर रहा है? व्हाट इज द ऑथर क्लेमिंग? व्हाट इज द ऑथर सेइंग कि भाई ये चीज है ना. तो हर एक आरसी, जैसे हमने लिखा था, हर एक आरसी हमने पिछले क्लास में एनालाइज करने की कोशिश करी कि हर एक आरसी तुम्हें एक चीज कहना चाह रहा है ऑथर. देयर इज अ मेन रीजन व्हाई ऑथर हैज टेकन हिज पेन एंड पेपर एंड डिसाइडेड टू राइट दिस आर्टिकल. तो व्हाट इज दैट वन थिंग? ये होता है क्लेम सेंटेंस. व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू क्लेम? व्हाट इज दैट वन थिंग दिस आरसी इज ट्राइंग टू टेल अस? द मोमेंट वी लर्न हाउ टू समराइज आरसी इनटू वन सेंटेंस करेक्टली, इट मींस वी हैव अंडरस्टूड द एंटायर आरसी. एक सेंटेंस में अगर तुम बता पाओ तो मतलब तुम्हें पूरा आरसी समझ गया. तो वही हमारा परस्यूट होगा. ठीक है. So what is a claim sentence? As I told you, claim sentence is basically what the author is trying to say to you, right? Claim sentence. This, that one main thing which author is trying to tell you what is that one main thing that author is trying to say in that RC. ठीक है. अब ये क्लेम सेंटेंस तक हम कैसे पहुंचेंगे? हाउ विल वी फॉर्म अ क्लेम सेंटेंस? हाउ विल वी गेट टू अ प्लेस वेयर वी आर एबल टू से कि दिस इज वन थिंग दैट ऑथर इज सेइंग. अब तक हम क्या कर रहे थे? हम हर एक पैराग्राफ का मेन लाइन लिख रहे थे.
राइट राइट। हम क्या कर रहे थे अब तक, व्हाट वर वी सेइंग, व्हाट वर वी डूइंग, कि ईच पैरा वाज इनटू वन लाइन, राइट राइट। तो अगर ये 5 पैरा या 6 पैरा का आरसी है तुम्हारे, तो पूरा आरसी was 6 lines, let's say 6 lines 7 lines, है ना, उसमें कंक्लूड हो रहा था। अब ये 6 लाइन्स में हम सेंटेंस लैडरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये 6 लाइन्स में हम सेंटेंस लैडरिंग अप्लाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये तो इंट्रोडक्शन था, इसको हटाओ, ये तो पॉजिटिव था, ये तो नेगेटिव था, वट एवर, एंड एंड में ऑथर का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इन 6 लाइन्स पे दिस इज हाउ विल फाइंड अप्लाई योर लैडरिंग ऑन दीज 6 लाइन्स। जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज योर क्लेम सेंटेंस। हमें पढ़ेंगे भी, हमें करेंगे भी, राइट, हमें करेंगे भी, बट पहले अभी थ्योरी समझ लो उसके पीछे की, ठीक है, लॉजिक समझ लो, है ना। तो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी when you were informed about this course, when we talked about this course, I kept reiterating again and again. Do you remember? I kept reiterating again and again. The sales team told you again and again that there are multiple frameworks that I have developed in order to help you understand RCs better. Right? One of such frameworks is definitely this. अब तक भी हमने काफी सारे फ्रेमवर्क सीखे हुए, जैसे सेंटेंस लैडरिंग भी एक फ्रेमवर्क ही था, जैसे तुम इन्फॉर्मेशन मैप बनाते हो, टोन एंड पर्पस का भी फ्रेमवर्क ही था, जहाँ पे आई टोल्ड यू कि हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच क्वेश्चंस टू आस्क टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द पर्पस, एंड देन हाउ टू मैप टोन्स टू इट, वो भी इट वाज दैट ओनली, है ना। उसी के साथ साथ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन आरसी, द 5 4 3 2 1 ऑफ डिकोडिंग एन आरसी। ठीक है, व्हाट इज 5? 5 मतलब देयर आर 5 एलिमेंट्स इन आरसी फ्लो, देयर आर 5 एलिमेंट्स टू आरसी फ्लो। कोई भी आरसी बनता है, कोई भी पैसेज बनता है, उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है कि देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट या स्टेटस को। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो यूजुअली आरसीज की स्टार्टिंग में दी जाती है, यूजुअली इट्स अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि बता दिया कि कौन से एरा की हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज की हम बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये होता है तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट। इट इज अ लो स्टेक्स फैक्चुअल थिंग, यूजुअली इट्स अ फैक्ट, यू डिफाइन समथिंग और यू जस्ट गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। लाइक अगर तुमको याद है वो प्रिंटिंग प्रेस वाला, हमने पिछले क्लास में आरसी किया था, फर्स्ट आरसी में बस बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि मैं किसी जेनेवा के ओल्ड टाउन में गया, वहां पे मुझे मिला जो मैं ढूंढ रहा था, एंड ऑल ऑफ दैट। What is that? That is background information, right? It's a low stake factual thing, but something is just told to you, introduced to you. That is the first element. ठीक है, probably they'll tell you कि what people believe in context, what exists, what used to exist, what is the background, what is the definition. All of these are element number 1. ठीक है, element number 2 is problem gap tension, कि जहां पे फिर ऑथर ने बैकग्राउंड दे दिया, पहले कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के बाद ऑथर को अपनी मेन बात बोलनी है, वो मेन बात बोलने से पहले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो अपना प्रश्न डालेगा और फिर अपनी बात बोलना शुरू करेगा, राइट। तो बैकग्राउंड इज गिवन टू यू इन ऑर्डर टू सेट द कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट यू आर गोइंग टू से अहेड। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट सेइंग व्हाट यू वांट टू से। उसके पहले तो बैकग्राउंड दे देते हैं, दैट वुड बी समथिंग, जैसे कि बोलते हैं व्हाट पीपल बिलीव बट व्हाई इज दैट रॉन्ग, व्हाट इज इग्नोर्ड, व्हाट इज मिसअंडरस्टूड, व्हाट इज इनकम्प्लीट, व्हाट इज फ्लॉड, ठीक है, बट हाउएवर येट मोमेंट। ये प्रॉब्लम गैप टेंशन कि कुछ भी हो सकता है कि इंडिया क्लेम्स इटसेल्फ टू बी अ फेमिनिस्ट कंट्री, yet there are many women who do not have access to basic education, for example, right? तो context दे दिया कि what people believe और what India claims, that is what exists, status quo, कि इंडिया खुद को ऐसे बोलता है, ये हो गया तुम्हारा एलिमेंट, कि तुम उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ या 3 4 लाइन दे दिए कि कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। येट एक प्रॉब्लम, येट ऑथर अपना पॉइंट ऑफ बोला कि कभी भी लड़कियों के पास एजुकेशन तो नहीं है, बेसिक एजुकेशन। फिर ऑथर अपनी बात कहने लगेगा जो ऑथर को कहना था। ऑथर डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता है कि इंडिया में लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बोल सकता है डायरेक्टली, बट ऑथर डिड नॉट टेक दैट डायरेक्टली। ऑथर ने पहले बैकग्राउंड दिया और फिर तुम्हारा गैप टेंशन प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। देन देयर इज अ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इज ऑथर सेंट्रल क्लेम, कि व्हाट डज ऑथर बिलीव इन और वांट्स यू टू बिलीव और एक्सेप्ट। दिस इज आरसी स्पाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली द मेन पॉइंट ऑफ व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से। जब मैं तुम्हें क्लेम सेंटेंस बोलती हूँ ना कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, तो ऑथर ने ब्लैक बैकग्राउंड दिया, ठीक है, और ऑथर ने फिर ये बोला कि येट लॉट ऑफ वुमेन नॉट हैव एजुकेशन, एंड देन ऑथर कीप्स ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट इट। इज ऑथर ट्राइंग टू कवर कि ओ हाउ गवर्नमेंट इज लाइंग, और इज ऑथर ट्राइंग टू से कि नहीं बट द स्टिल बेटर पिक्चर इज कि पहले से तो काफी हुआ है और आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, और इज ऑथर ट्राइंग टू सजेस्ट कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। तो व्हाट इज ऑथर सेंट्रल क्लेम, दैट इज अ थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट इज जस्टिफिकेशन ब्लॉक। ऑथर को अपने मन की बात ऑथर कह देता है, बट फिर सिर्फ कह के निकल नहीं लेता। ऑथर एग्जाम्पल देगा, एविडेंसेस देगा, अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज देगा, हिस्ट्री देगा, डेटा देगा,
ठीक है, कभी कभी दो दो तीन तीन पैराग्राफ तक ऑथर अपना क्लेम जस्टिफाई करते रहता है, अलग अलग एग्जांपल्स देके. We have experienced it in the RCs that we have solved. Are RCs coming in your mind? You must have seen the author goes on giving examples and evidences and proofs about what he or she said. So that is a justification block जो काफी लंबा होता है. और हमको ऐसा लगता है कि ऑथर बाप रे कितना कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ सीखा, बट हमने इसके पहले भी ऐसे आरसी करे जहाँ पे हमने रियलाइज हुआ कि यार ये पूरा तो ऑथर सीधी बात कह रहा है. पैराग्राफ दिखने को दिख रहा है ना. डू यू रिमेंबर दैट मेरिटोक्रेसी वाला पैराग्राफ वेयर ऑथर ने पहली पैराग्राफ में अपनी बात कह दी थी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरिटोक्रेसी इज not useful. You need a diverse team. ऑथर ने कह दिया था. But author went on and on to give you examples कि oncology team कैसे बनती है, न्यूरल नेटवर्क तक चला गया, LLM कैसे काम करते तक चला गया, but author went on to justify कि how diverse teams are better. Justification block is a major thing. And element number 5 is implication और resolution जो optional है. ऐसा नहीं है कि हर एक आरसी में पांचों भी ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है, बट अगर रहेंगे तो ये 5 ही ब्लॉक्स होंगे. पहला होगा कि कॉन्टेक्स्ट दिया है कुछ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद सेकंड प्रॉब्लम गैप या टेंशन की अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके तरफ कॉन्टेक्स्ट को मोड़ा, कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉन्टेक्स्ट को अपने डायरेक्शन में मोड़ा, फिर अपना सेंट्रल क्लेम दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्यों समझो, ठीक है, कि व्हाट ऑथर वांट्स यू टू बिलीव. फिर वहां से ऑथर कीप्स ऑन गिविंग जस्टिफिकेशंस, एग्जांपल्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट ही जस्ट सेड कि देखो मैंने जो कहा वो सही है क्यों है, राइट. एंड एंड में ऑथर माइट कंक्लूड विद एन इम्प्लिकेशन और रिजोल्यूशन कि ऑथर का लास्ट थॉट क्या है इस टॉपिक पे, राइट. अब जैसे हमने देखा था हमारा पर्पस ऑफ द पैराग्राफ, पर्पस ऑफ द आरसी काफी इस ब्लॉक पे डिपेंड करता है कि एंड में ऑथर क्या बोल रहा है. ऑथर एक सोल्यूशन देके जा रहा है, या ऑथर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा है, या ऑथर एक यूज केस बता के जा रहा है, या ऑथर एक स्टेप वाइज अप्रोच देके जा रहा है, या ऑथर एक सजेशन देके जा रहा है, राइट. कभी कभी ओपन एंडेड होता है, कभी कभी रिफ्लेक्टिव होता है, कभी कभी पर्सुएसिव होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जितने भी पर्पसेस होते हैं. सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स यूजिंग व्हिच योर एनी आरसी इज कंस्ट्रक्टेड. तो इसके बाद से जब भी हम आरसी देखेंगे, इवन द आरसी 3x आरसी जो हम देख रहे हैं, देखना वी विल बी एबल टू spot 2, 3, 4 और all 5 of these elements in the RC. ऐसे ब्लॉक्स में ये RC कंस्ट्रक्टेड होता है. क्यों होता है? बिकॉज दीज आर बेसिक रूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, कंटेंट राइटर्स ने लिखा है ना एट द एंड ऑफ इट, तो एडिटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, इनका एक बेसिक थंब रूल है कि दिस इज हाउ यू बिल्ड एन आइडिया, राइट. बचपन में तुम लोग को याद है क्या? बचपन में यू रिमेंबर हमको लेटर राइटिंग सिखाया था, है ना. हमको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर ऐसे सिखाते थे. वो भी तो कंटेंट राइटिंग की थी. हमको एसेस सिखाते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस. उसमें भी टीचर्स की पहला पैराग्राफ इज दिस, इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ ये, थर्ड पैराग्राफ ये. डू रिमेंबर दैट? रिमेंबर बोर्ड्स में वगैरह ऐसे सिखाया ना टीचर्स ने, 8th 9th 10th में ऐसे सिखाया. वो क्या था? वो कंटेंट राइटिंग ही था. वो भी ऐसे ही था. एऑन एसेस भी ऐसे है. इट्स जस्ट दैट बहुत तोपचंद लोगों ने लिखे हैं, वो हमारे ऐसे सब 8th 9th 10th में बच्चे लिख रहे थे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बट एट द एंड टीचर यूज्ड टू टेल अस कि यू नो डेट यहाँ आता है, जिसको तुम भेज रहे हो वो यहाँ आता है, सब्जेक्ट यहाँ आता है, राइट. दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्ट शुड बी. एंड में तुम्हें ग्रीटिंग्स लिखने हैं, राइट. तो ऐसे सो ऑन एंड सो फॉर्थ. देयर वाज अ स्ट्रक्चर टू इट, राइट. तो वैसे ही कभी भी कोई थॉट्स जब तुम लिखते हो, कोई एकेडमिक पेपर्स, अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई फील्ड, तुम्हें थीसिस लिखने बोला होगा, राइट. थीसिस लिखने बोला, थीसिस को भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है. तुम अभी IIMs जाओगे, जिस भी IIMs जाओगे तुम्हें कम्युनिकेशन का कोर्स होगा. उसमें तुम्हें बताएंगे कि हाउ यू, अगर तुम्हें लाइक उसमें भी होता है जो ऐसे राइटिंग है ना, तो वैसा बाकायदा तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स होता है जहाँ पे तुम्हें सिखाया जाता है कि अलग अलग ये कैसे होता है. अभी हमारे पास जो लोग ऑनबोर्ड होते हैं उनको हम ऑफर लेटर भेजते हैं, राइट. तो ऑफर लेटर का भी एक स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट यू पुट दिस, देन यू पुट दिस, देन यू पुट दैट. तो ऐसे सिखाया जाता है कम्युनिकेशन क्लास में. उसी का पार्ट है कि कोई भी आरसी में ये ब्लॉक्स होते हैं और वो ब्लॉक्स को एक तरीके से अरेंज किया जाता है ऑर्डर टू मेक द आरसी. तो ये अगर हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं तो हम तो भाई ऑथर को ही समझने लगते हैं. आरसी समझना तो भाई सिंपल बात है, राइट. So these are 5 elements of RC flow. We will keep this in mind. I want all of you to write it. The element number 1, context. 2 is problem or gap tension का मतलब introduction. 3 is author's claim. 4 is justification block. And 5 is the last thought of the author, which is implication or resolution. ठीक है, ये पांचों चीज तुम अभी लिख लो. अभी हो गया 5. Let us look at 4. What is 4? There are 4 dominant RC shapes. 4 shapes are there. जो हमारे पर्पस से एसोसिएट है. हमारे 5 पर्पसेस थे ना, तो 4 शेप्स में आते हैं वो. एक होता है करेक्शन डीबंकिंग, कि तुम एक थॉट लेगा पुराना और बोलेगा ये थॉट गलत है. ये एक शेप हो गया आरसी का. दिस इज अ शेप स्ट्रक्चर. एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आरसी आएगा तुम्हारा कि एक बिलीफ बताएगा, ओल्ड बिलीफ अडॉप्शन. सेम कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक. दिस इज कॉन्टेक्स्ट, योर एलिमेंट नंबर 1. देन विल बी लाइक व्हाई इज दैट रॉन्ग. तो दिस इज प्रॉब्लम गैप आइडेंटिफिकेशन, तुम्हारा जो एलिमेंट नंबर 2 था, ठीक है. देन एक न्यू लेंस देगा ऑथर. न्यू लेंस इज बेसिकली ऑथर सेंट्रल क्लेम. एंड देन जस्टिफिकेशन ब्लॉक आएगा. तो 5 एलिमेंट तो हर एक टाइप के आरसी में होंगे, बट आरसी का शेप कैसा होगा, हाउ विल दोस एलिमेंट्स बी कनेक्टेड विद वन अनदर. वन वे टू कनेक्ट इट इज इन दिस शेप. यू करेक्ट समथिंग.
So you say कि we thought X, but the truth is Y. तो प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना, ठीक है. अगर तुमको दिखेगा, अगर तुमको 90% 95% ऑफ आरसीज इन स्ट्रक्चर्स में नहीं फिट होते देखे तो चेंज माय नेम. ऐसा ही है. ये फोर. फर्स्ट इज करेक्शन डिबंकिंग, ठीक है. सेकंड इज फेनोमेना एक्सप्लेनेशन एंड इम्प्लीकेशन. इधर डिस्क्राइब अ फेनोमेना एंड देन एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म. ये उसके पार्ट्स क्या, जैसे टोपोलॉजी था, राइट. टोपोलॉजी था, टोपोलॉजी का टॉपिक की व्हाट्स टोपोलॉजी नहीं, टोपोफिलिया. टोपोफिलिया का टॉपिक था कि दिस इज व्हाट टोपोफिलिया इज. You explain the phenomena. Then you went on writing कि topophilia can be felt in X, Y and Z way. Aesthetic तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, right? And then you will show why it matters, right? So this is again like a one shape, wherein usually these are factual or analytical, informational होते हैं या analytical होते हैं. Informational तब जब facts होता है, analytical तब जब pros cons, अलग अलग layers, अलग अलग elements dissect करने लगे तो analytical हो जाएगा. But this is the second structure, ठीक है. Factual only. You tell the phenomena, you explain the phenomena, you tell the use case of that phenomena at the end of it. टोपोफिलिया में बताया था कि आर्किटेक्ट्स कैसे उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. या ये एंड में बताया था कि टोपोफिलिया कैन बी टोपोफोबिया आल्सो, कि तुम किसी नेगेटिव इंप्लीकेशन हो गया किसी जगह से, तो व्हाई इट मैटर्स. दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर. थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आरसी इज इवैल्यूएशन, कॉस्ट बेनिफिट. तो बेसिकली इवैल्यूएशन वाले आरसीज कैसे होते हैं कि बेसिकली ऑथर का एक लेंस होता है, ऑथर का एक पर्सपेक्टिव होता है, बट ऑथर डजंट शाउट इट. मतलब author has a perspective, author neutrally just mentions their perspective. Author are not persuading. Author is not persuading, not forcing you to believe. But author is just letting you know. So एक promise या appeal, उसके benefits, उसके negatives, and एक nuanced warning or leaning. Where author either warns you or author leans towards one side of the things. So author has an opinion and author gives his opinion. But not extremely. Right? So this is one. ठीक है कि एक प्रॉमिस या अपील या एक स्टेटमेंट बता दिया, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिए और एक साइड ले ली. ये एक थर्ड स्ट्रक्चर होता है. फोर्थ शेप ऑफ एन आरसी इज आइडिया कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन. कि बेसिकली यू डिफाइन एन आइडिया, जैसे कि मैप्स वाला था कि मैप्स में नॉर्थ कैसे आने लगा. देन यू ट्रेस इट्स इवोल्यूशन. यही किया था उसने कि पुराने जमाने में ये होता था, चाइना ये करता था, इजिप्ट ये करता था, क्रिश्चियंस ये करते थे, इस्लाम ये करता था, राइट. एंड देन यू कॉम्प्लिकेट द आइडिया. उसने सीधा सीधा तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं किया. वो 10 तुम्हारे पास गोल 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 10 बातें करी. 10 बातें करने से ये टॉपिक कितना ज्यादा डाइवर्स है, 100 लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेट किया. और फिर उसके बाद में कुछ कंक्लूड नहीं किया, बस रिफ्लेक्ट किया कि पता नहीं कब होने लगा कि नॉर्थ टॉप में आने लगा. आई डोंट नो. तो भाई बातें क्यों की तूने, पता नहीं, दिमाग क्यों खराब किया, देखो पता नहीं था कि पॉइंट पे ही नहीं आया होता. दैट इज दिमाग खराब करने वाले आज का एक्सप्लोरेटरी पार्ट. ठीक है. दीस आर फोर स्ट्रक्चर्स. व्हाट आर द फोर स्ट्रक्चर्स? फर्स्ट स्ट्रक्चर इज यू टेक अ आइडिया एंड यू से इट इज रॉन्ग, यू डिबंक अ मिथ. Second is you take a phenomena, you explain it. Third is you evaluate the positives and negatives of something. And fourth is किसी idea को तुम explore करते हो बस, और उनका ये ऐसा flow होता है. So this is the four. There are 5 elements, blocks of an RC, and there are 4 shapes of an RC. Then 5, 4 के बाद 3. What is 3? 3 very important, teaching you for the first time. मैंने bits and pieces में वो किया है, but something very very important, very 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 important for me also. मतलब मैं stars देना बंद ना करूं, पूरा पेज भरूं. ठीक है. वेरी मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग. द 3 डिटेक्टर वर्ड्स. 3 फैमिलीज होती है, 3 फैमिलीज. वो तीनों फैमिलीज स्पेसिफिक चीज बताती है. द पहले इज बट फैमिली. व्हाट डज द वर्ड बट से? इट टर्न्स द साइड ऑफ कॉन्वर्सेशन. इसके कौन कौन मेंबर्स हैं इस फैमिली के? बट, हाउएवर, ऑल्दो, येट, डिस्पाइट, कॉन्ट्ररी टू, रादर. दीज आर सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, दैट बिलोंग टू दिस फैमिली. ठीक है. इन सबका सिमिलर ही इम्प्लीकेशन होता है. वो क्या करते हैं, साइड ऑफ कॉन्वर्सेशन का साइड चेंज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल पहले भी क्लास में दिया है शायद, कि somebody comes and tells you कि you are a very hard working person, you arrive at office every day on time, you leave on time, you never take unnecessary leaves, right? You are very humble, you're a great team person, team member, and you've contributed your best to all the projects that we have taken as a team, right? And you've always been helpful and cooperative towards others. It's great to work with you, but we will have to let you go. Okay? We wish you all the best for it. Okay? And we know that there's a bright future ahead of you. ठीक है. अब ये क्या था, ये तारीफ थी क्या? बताओ, ये जो सब बोला है तुम्हारे मैनेजर ने तुमको, what was it? Was it author or the manager? क्या क्या author मैनेजर तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे ये पूरे कॉन्वर्सेशन से? बताओ मुझे. तो मैंने पूरा तुम्हें नरेशन बताया, उसमें मैनेजर क्या कह रहा था? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? इज द कंक्लूजन कि यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉय?
Tell me. Very good. I want more people. I'm looking at the chat. Very good. Very good. है ना? है ना? तो इतना सारा ज्ञान दिया टू से भाई निकलो, है ना? तो दिस इज व्हाट आरसीज डू, कि ये बट वाला वर्ड, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एवरीथिंग डजंट मैटर, व्हाट इज सेड आफ्टर द वर्ड बट इज इंपॉर्टेंट. अब ये तुमको समझ गया, बट यही जब एक बहुत एक्सट्रीमली ऐसे वर्ड्स यूज करके किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बोलेंगे जो टॉपिक हमें पता नहीं, अब ये टॉपिक से हम रिलेट कर पाए because it is very relatable. We all are either working or like we have seen somebody close to us working, so we know how it works. इसलिए हमको पता है ऑफिस ये डायनामिक, तो मैं टॉपिक रिलेटेबल था तो तुम समझ गए इसका मतलब क्या है. बट जैसे ही मैं ये सेम चीज किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बोलूं तो तुम शायद ये वर्ड बट मिस कर दोगे और तुमको लगेगा कि ये ऑथर कुछ तो पॉजिटिव बता रहा है इस टॉपिक के बारे में, राइट? बिकॉज तुमने रियलाइज किया कि इट वाज लाइक अ पैराग्राफ विद एवरीथिंग पॉजिटिव एंड दैट मेन पॉइंट स्लाइटली जस्ट 4 वर्ड्स, बट वी विल हैव टू लेट यू गो, बट वी विल हैव टू लेट यू गो 7 वर्ड्स छोटे छोटे डाल दिए और पूरा पैराग्राफ बनाया, बट वही मेन पॉइंट था. तो ये होता है ना? तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, टॉपिक कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मुझे पता है वर्ड बट के बाद जो आया वो कहीं ना कहीं ऑथर का मेन, वहां पे मेन सीन हो रहा है जो भी ऑथर कहना चाहे. समझ गए, राइट? सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट ट्रिक टू अंडरस्टैंड कि जब भी तुम्हें ये वर्ड बट वाली फैमिलीज दिखी वहां पे सिग्नल शिफ्ट हो रहा है और ऑथर वो कुछ तो कहना चाह रहा है. ठीक है? तो ऑलवेज, इसलिए इसको डिटेक्टर वर्ड्स बोला है. You have to detect, it detects the tone, it detects what the author is really saying. What author seems like saying and what author really is saying में difference होता है with this word but. Then second is the and family. And family क्या करते हैं? Continue करता है conversation. And moreover, further, more additionally. What do? They further the conversation. कि आगे continue करेंगे वो बात, जो भी बात होती है. ठीक है? तो वो and family होती है. तो बेसिकली सेम बात को बार बार कहने की बात है वो. जैसे तुम्हें ये एंड फैमिली के कोई भी वर्ड दिखे, दिख जाना कि तुमने पहले समझ लिया है कि ऑथर पॉजिटिव बोल रहा है एंड फिर से कुछ पॉजिटिव होगा, फिर से कुछ पॉजिटिव. वी नो दिस इज जस्टिफिकेशन ब्लॉक और वी नो दिस इज बेसिकली इसका एंड पॉइंट क्या है. बेसिकली पूरा ब्लॉक का मतलब है समथिंग पॉजिटिव, ये पूरा ब्लॉक का मतलब है समथिंग नेगेटिव. आगे बढ़ो, सेम बात रिपीट करी होगी 10 एग्जाम्पल देके. आगे बढ़ो. तो दिस इज द एंड फैमिली. एंड द थर्ड फैमिली इज देयरफॉर फैमिली. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर देयरफॉर जैसा कुछ देयरफॉर हेंस दस कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट दिया है, so basically you land the conversation towards a point. Basically author is trying to conclude something now. एक inference, conclusion, implication author draw कर रहा है. तो जब भी तुम्हें main point निकालना है तो हो गया ना, therefore लिख के जो दिया वही main point है. Basically author ने इसके पहले ज्ञान ही दिया होगा, end में therefore बता दिया, right? तो ये बात होगी. तो once you start detecting these detector words, you will be able to identify the blocks. You will be able to skip through the information more quickly. So these are 3 detector words, word families that you find in the RCs. Fair? Okay? Okay. Now next happens, अभी 5 4 3 हो गया, 2 और 1. 2 is there are 2 golden paragraphs. किसी भी आरसी के 2 golden paragraphs होते हैं. Para 1 that sets the context. टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, डायमेंशन क्या है, ऑथर क्योंकि बिल्ड कर रहा होता है कॉन्वर्सेशन, राइट? क्या डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन देने वाले. तुम्हारा जो एलिमेंट 1 था कॉन्टेक्स्ट का और एलिमेंट 2 था गैप टेंशन वो इंट्रोड्यूस करने का, वो सब पैरा 1 में आता है और होता है लास्ट पैरा. जब ऑथर को कोई फाइनल स्टैंड लेना है, ओपन एंडेड छोड़ना है, परसुएट करना है, सजेशन देना है, डिप्लोमेटिक रहना है, ये सारा चीज ऑथर कहीं ना कहीं अपने लास्ट पैराग्राफ में लिख के जाता है. सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड एनीवेयर, इफ तुमने आरसी पढ़ लिया, यू आर कंफ्यूज्ड व्हाट द आरसी माइट ट्राइंग टू मीन, यू कैन इग्नोर एवरीथिंग एंड रीड द लास्ट पैराग्राफ अगेन कि मुझे समझ तो जाए. बाय द वे दीस आर नॉट हार्ड स्टॉप रूल्स. कभी कभी एंड में लास्ट पैराग्राफ इज जस्ट अ extended justification of the second last paragraph, और उसके इसमें second last paragraph is your final stand. That second last paragraph is actually the last paragraph. आगे का तो बस लिख दिया ऐसे ही कि ऑथर के सारे कंक्लूड करने के बाद उसको satisfaction नहीं हुआ तो एक थोड़ा सा और लिख दिया कि भाई just in case, है ना? तो ये you have to be very vigilant about it, but understand there are 2 golden paragraphs to any RC. And lastly the one is the one line rule, and that is your claim sentence. कि at the end of it, when you analyze RCs, whole of this 5 4 3 2 1, you come down to a claim sentence. A claim sentence is a single sentence that captures what the author ultimately wants you to accept in the whole RC. It is not a topic, it's not a data, it's not an example. It's just one intellectual takeaway. It is just one intellectual takeaway. At the end of the class, at the end of reading this RC, what do you learn? That's your claim sentence. So, have you understood the 5 4 3 2 1 of an RC?
समझ गया है सबको? डू यू थिंक इफ यू यूज इट एंड एक बार तुम सीख गए कि भाई इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, तो भाई तो मैं तो आरसी विन कर लूंगी, या मैं आरसी विन कर लूंगा, है ना? एक बार तुम इसको डिकोड करना समझ लो बस, फिर कोई तुम्हारा आरसी में हाथ पकड़े तो तुम बोलो भाई तू रहने दे, मैं एक आरसी लिख के देता हूँ टॉपिक पे तुमको, चैट जीपीटी तो है ही मेरे पास, है ना? इस लेवल पे तुम आ जाओगे इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स रियली रियली वेल, एंड वी विल डू दैट, राइट? सो वहां से आता है हाउ टू फॉर्म अ क्लेम सेंटेंस। क्लेम सेंटेंस बनता कैसे, मैं क्लेम सेंटेंस सबसे बोलती हूँ, बनाते कैसे? सो फॉर दैट वी यूज द पाथ फ्रेमवर्क, अनदर फ्रेमवर्क आई एम इंट्रोड्यूसिंग फॉर आरसीज, अगेन माइन, नॉट टॉट एनीवेयर इन द इंडस्ट्री, मेरा ये द पाथ फ्रेमवर्क। P stands for the purpose, A stands for about, मतलब what topic it is, and TH stands for takeaway at hand. ठीक है? The purpose, about what topic it is, and takeaway at hand, and the claim sentence का structure is something like that. The author, you insert a purpose about that topic. Probably the author explains topophilia. The author explores map making, right? Then the author challenges something. पांच ही purpose है अपने पास, right? Challenges the idea of meritocracy, right? हाँ, remember पिछले क्लास में बहुत एक्साइट हो गई थी जब मैंने तुम्हें कंक्लूजन सेंटेंस निकालने बोला और नित्या ने यार किसी ने लिखा था तो ऑथर चैलेंजेस, तो मेरे को बहुत खुश हो गई बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आएगा सेम कि तो ऑथर पर्पस डाल रहे हैं। पर्पस क्या क्या है अपने पास? द ऑथर इन्फॉर्म्स, द ऑथर एक्सप्लेन्स, द ऑथर एनालाइजेस, द ऑथर इवेल्युएट्स, है ना? फिर द ऑथर एक्सप्लोर्स, राइट? देन द ऑथर challenges, the author questions, the author supports, the author criticizes. Persuade की दोनों साइड होते हैं, राइट? The author persuades, ऐसे। तो ये सारे हमारे लिस्ट ऑफ पर्पसेस ही है ना? पहला पर्पस था इन्फॉर्म और एक्सप्लेन, सेकंड पर्पस था इवैल्यूएट और एनालाइज, थर्ड था एक्सप्लोर, आगे था परसुएड, टेक अ स्टैंड, राइट? फिर आगे का चैलेंज और क्वेश्चन, यही है। तो वो हो गए तुम्हारे पर्पस। फिर टॉपिक, मेरिटोक्रेसी टॉपिक था, मेकिंग ऑफ मैप्स टॉपिक था, टोपोफिलिया टॉपिक था हमारा, ठीक है? हमारा वो प्रिंटिंग प्रेस वाला ये था टॉपिक था। तो ये सारे द ऑथर क्रिटिसाइजेस iPhone compared to the author criticizes the impact created by iPhone compared to printing press by showing that, है ना? तो ये टॉपिक हो गया, वट एवर टॉपिक, हमने इतने सारे टॉपिक्स देखे अब तक, सारे टॉपिक, ठीक है? बाय शोइंग दैट, व्हाट डज ऑथर से? वन दैट थिंग कि बाय शोइंग दैट, प्रॉब्ली तुम्हारा वो मैप मेकिंग वाला आएगा कि द ऑथर एक्सप्लोर्स map making or explores the north direction on map by showing that different cultures used different directions on the north and we aren't aware how north started being on the top of map automatically, something like that, right? तो ये तुम्हारा क्लेम सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म होगा। सो पर्पस हमें पता चल गया, टॉपिक हमें पता चला, 1 to 3 वर्ड्स ओनली इज द टॉपिक, एंड टेक अवे एट हैंड इज व्हाट इज ऑथर सेइंग अबाउट इट, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्लेम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। हम पहले भी करते आए, अभी हम इस फ्रेमवर्क में, ये फ्रेमवर्क सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही यूज करना है। जब तुम स्टक हो जाओ तब ये काम करेगा कि भाई मेरे को नहीं समझ रहा है, तो मैं 5 4 3 2 1 करूंगा, चीजें एलिमेंट्स अलग अलग निकालूंगा, मेन पॉइंट पे आके इस फ्रेमवर्क में डालूंगा, तो मुझे समझ जाएगा कि और ये आरसी बेसिकली कर क्या रहा है ना? तो दिस इज योर पाथ फ्रेमवर्क। अब एग्जांपल्स तो मैंने दे ही दिए है ना, आधी ज्यादा एग्जांपल्स दैट आई वाज गिविंग यू, राइट? जो अभी हम देख रहे थे, है ना? तो हमारा कौन से पैसेजेस हम कर चुके हैं अभी तक? इफ यू रिमेंबर मेरिटोक्रेसी वाला पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, जो मैं अभी बता रही थी, है ना? यू ऑल रिमेंबर दैट पैरा? यू ऑल रिमेंबर दैट आरसी? रिमेंबर? रिमेंबर ना, मेरिटोक्रेसी वाला आरसी याद है ना सबको? गुड, गुड। तो आरसी में क्या था? द ऑथर क्या कर रहा था? ऑथर चैलेंज, challenges. What is author challenge? What was author challenge? What was the topic? Meritocracy. By showing that, क्या ऑथर ने शो किया था उसमें? It is ineffective, या it leads to homogeneity. और हम ऐसे कर सकते हैं कि it fails in case of complex problems, है ना? यही बोला था कि ऑथर बोलते चैलेंज मेरिटोक्रेसी बाय शोइंग दैट इट लीड्स टू होमोजीनियस रिजल्ट्स, या तो फिर इट फेल्स इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड डाइवर्स themes are better
to solve them. Complex problems में diverse teams are better to solve. So this is what the claim sentence was, right? ये हमारा पर्पस था, ये हमारा अबाउट था, और ये हमारा मेन चीज जो ऑथर ने शो करी वो थी. करेक्ट. और क्या पता है हमको? और कौन सा पैरा याद है? कौन सा पैसेज याद है तुमको? बताओ. विच इज द पैसेज डू यू रिमेम्बर? सब लोग मिला के दैट वी हैव डन इन क्लास. टेल मी. नॉर्थ एट द टॉप. फेयर मैप मेकिंग वाला. उसका कैसे बनाएंगे हम पाथ सेंटेंस? क्या था उसमें? द ऑथर एक्सप्लोर्स, है ना? द ऑथर एक्सप्लोर्स. देखती हूँ आज मैंने कौन से पैसेजेस लिए हैं. आज मैंने नए पैसेजेस लिए. ठीक है. द ऑथर एक्सप्लोर्स, या द ऑथर एक्सप्लोर्स मैप मेकिंग और नॉर्थ एट द टॉप ऑफ मैप. एक ही बात है. बाय शोइंग दैट ये different cultures followed different rules on which direction should be at the top, and we aren't sure when north became the rule. एक रूल कब बन गया कि नॉर्थ ही हमेशा टॉप पे होगा, right? So this was what they're trying to show us. So this is the entire thing what the entire passage was about. So this is what claim sentence is, right? Right? Fair? है ना? तो हम क्या करेंगे? हम इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता होगा कि अबाउट ए तो ऑब्वियस होता है. ये तो हमें पता चली जाता है कि ये है क्या, किस बारे में, राइट? व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? ये ऑब्वियस हो जाता है. ठीक है. पी और टी ट्रिकी हो जाता है, बट पी में भी हम पर्पस ढूंढना सीख चुके हैं अभी. एट द एंड ऑफ इट हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है, तो ये भी हो जाता है. ठीक है. टी एच इज द मोस्ट डिफिकल्ट कि मैं टेक अवे एट हैंड कैसे ढूंढू, है ना? टेक अवे कैसे ढूंढू? टेक अवे सबसे बड़ा भी है. टेक अवे कैसे ढूंढू? तो उसके लिए तुम्हारा जो हमने सीखा था ना 5 एलिमेंट्स, तो उसमें जो वो सेंट्रल क्लेम वाला एलिमेंट है ना, दैट. ठीक है. इट्स मोर समथिंग लाइक कि व्हाट डिड यू extract, what is that main information you extract from the passage? Okay. Mostly at the end, लास्ट पैरा, 2 गोल्डन पैराग्राफ थे ना, तो हमारे उसमें से जो सेकंड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में मोस्टली तुम्हें टेक अवे मिलेगा. ठीक है. देन उसके बाद में दीज आर सर्टन वर्ड्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि व्हाट आर द पर्पस वर्ड्स. पी वाले वर्ड्स मैप टू द आरसी पर्पसेस. तो हमें पता है कि अगर पर्पस इज टू इन्फॉर्म और टू एक्सप्लेन, तो वी आर गोइंग टू राइट द ऑथर एक्सप्लेन्स, द ऑथर डिस्क्राइब्स, द ऑथर आउटलाइंस, द ऑथर इलस्ट्रेट्स, द ऑथर इन्फॉर्म्स. ऐसा लिखेंगे हम. अगर पर्पस टू एक्सप्लोर, तो ऑथर एक्सप्लोर्स, एग्जामिन्स, रिफ्लेक्ट्स ऑन, कंसीडर्स. ये बस कुछ वर्ड्स है, पी वर्ड्स दिए कि तुमको अगर मैंने ये 5 फ्रेमवर्क लिखने बोला, तो तुम ये पी के जगह पे क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हो. They're just some words to add to your this thing. To analyze, evaluate, purpose तो evaluates, assesses, analyzes, weighs, critics, supports. Question और challenge में यही है. Challenges, questions, critics. Persuade में argues, contents, advocates, asserts.